ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड लेक्चर है ना। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या करा, सेकंड लेक्चर में क्या करा, उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद में आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको दिमाग में बिठाने के लिए आपको मल्टीपल टाइम जो है वो रिविजन्स की ज़रूरत होती है। ये वाला पार्ट जो है एसएचएम में वो मेनली जो है वो मैथमेटिकल बेस्ड है, तो मैथमेटिकल बेस्ड जो है वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, यानी इसको रिवीजन करने के लिए एक लेक्चर को हार्डली 10 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था, एसएचएम के बारे में पढ़ा था, है ना, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके साथ साथ में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन समझा था। डिस्प्लेसमेंट फिर वापस से y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना। ये सब पढ़ने के साथ साथ में इसमें आप लोगों को मैंने ग्राफ्स भी बताए थे, इवन फेज डिफरेंस भी बताए थे, ठीक है। तो वो सब आपके दिमाग में अभी रिवाइज हो रहे होंगे कि यहाँ पर y वर्सेस t का ग्राफ साइन करो, v वर्सेस t का ग्राफ कोसाइन करो, ठीक है। और इसके बाद में आपको v वर्सेस y का ग्राफ इलिप्स, सेगमेंट ऑफ इलिप्स, ठीक है, a वर्सेस x का ग्राफ या y का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, जिसका इंक्लाइनेशन मोर देन 90 डिग्री होता है। तो ये सब चीज़ सीखने के बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसके साथ साथ में एक और कंसेप्ट सीखा था कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एनी वन डायमीटर क्या देता है, एसएचएम देता है। तो ऑल्दो हम एसएचएम की प्रॉब्लम को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन से, लेकिन बेस्ट विजुअलाइजेशन जो है वो कहाँ पर मिलेगा, अगर आपको सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से उसको रिप्लेस करेंगे। बेसिकली वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है उसमें टाइम पीरियड निकालना कि एक पार्टिकल को एसएचएम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगता है, और ये सब चीज़ें जो है जो बेसिक क्वेश्चंस कराए ना बेटा, वो तो डायरेक्टली आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। फिर उसके बाद में सेकंड लेक्चर जो है वो कल का जो था उसमें मैंने आपको क्या कराया, तो सेकंड लेक्चर में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस एंड उनके ग्राफ्स, ठीक। उसके अलावा कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कराया था कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम में है तो उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगता है। तो कल हमने जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था, और आई थिंक वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, x इक्वल टू 0 पर है, x इक्वल टू a पर है, x इक्वल टू माइनस a, ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और मैंने यहाँ पर ये कहा था कि वो पार्टिकल x इज इक्वल टू a/4 पर है, तो अगेन वो इस पोजीशन पर आने में मिनिमम टाइम कितना लेगा। आ गया समझ में, वो वापस से इस पोजीशन पे आने में मिनिमम टाइम कितना लेगा, ये क्वेश्चन था, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालो और उसका डबल कर दो, ओके। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालो और उसका डबल कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो भी हमारे पास में दो टेक्निक्स है ना, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर लेकर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालने का टाइम एक ही स्टेप में निकाल सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालूँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t/4 में से इस टाइम को माइनस कर दूंगा तो ये टाइम आ जाएगा। ये दो प्रोसेस है जो कि जनरल प्रोसेस है, ठीक है। इन दोनों में आंसर जो है वो थोड़े डिफरेंट टर्म्स में आते हैं, तो उसको भी समझो, बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है, x इक्वल टू 0 पर है, तो इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, करेक्ट। अब अगर मैं x इज इक्वल टू a/4 रखता हूँ तो a/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, a साइन ओमेगा t, ये कैंसल, तो ओमेगा t इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/4।
तो t इक्वल टू क्या आया बोस, 1 अपॉन ओमेगा साइन इनवर्स 1/4। सो एट t इक्वल टू टी पार्टिकल यहाँ पर आया है ना, लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। जब t इक्वल टू 0 पर होता है यहाँ पर, तो t इक्वल टू t/4 पर क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो उसके बाद में आपको ये टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, t/4 माइनस स्मॉल t, है ना। और आपको यहाँ से वापस से यहाँ पर आने का मिनिमम टाइम निकालना है, तो इस टाइम का डबल कर दो, क्योंकि ये मोशन सिमेट्रिक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बोस, t/4 माइनस t इंटू 2, दैट मीन्स t/2 माइनस 2t माइनस 2/ओमेगा साइन इनवर्स 1/4। यहाँ पर सारे आंसर्स कैपिटल T के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T। तो मैं T को ओमेगा की टर्म्स में लिख देता हूँ। तो आंसर क्या होगा, t/2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय ओमेगा माइनस 2/ओमेगा साइन इनवर्स 1/4। ये हुआ एक मेथड। दूसरी मेथड जो है वो क्या है, मैंने कहा था कि लेट ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू a/4। हम मानते हैं कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है और t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, तो इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है, तो सीधे t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, तो x की जगह अगर मैंने a/4 रखा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम डायरेक्टली निकल जाएगा। तो x की जगह अगर मैंने a/4 सब्सटीट्यूट करा तो a/4 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये कैंसल, यानी ओमेगा t इक्वल टू क्या होगा बोस, cos इनवर्स 1/4, यानी टाइम कितना आएगा, नहीं उतनी आएगा। क्यों, इसने क्वेश्चन बोला कि सर ये 3a/4 होगा। पहली बात है, x मैं बार बार बोल चुका हूँ, x गिव्स पोजीशन नॉट डिस्प्लेसमेंट। x गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। चाहे इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हो, चाहे x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। और ये फील जो है, ये हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गलतियाँ होती है तो समझ में आता है, ठीक है। या फिर आप क्लास में डायरेक्टली जैसे इसने पूछा है वैसा पूछ सकते। तो कुल मिलाकर t इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन ओमेगा कॉस इनवर्स 1/4। अब हमारा अल्टीमेट आंसर क्या होगा बताइए, 2t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम का डबल विल बी द आंसर। तो आंसर इज 2/ओमेगा कॉस इनवर्स 1/4। अब तुम बोलोगे सर ये आंसर और ये आंसर तो अलग अलग है। आंसर को अपने को सेम फॉर्मेट में लाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। वो कंसेप्ट लगाओगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, आप इस आंसर को उस आंसर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन लिया, 2/ओमेगा कॉमन ले लो। तो 2/ओमेगा कॉमन लोगे तो ये क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/4। π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x। तो आंसर क्या आ गया, 2/ओमेगा कॉस इनवर्स 1/4, ठीक है। ये हुई दूसरी मेथड। अब ऑल्दो ये मेथड जो है वो किसी को अच्छी लग सकती है, लेकिन फेजर डायग्राम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है सबसे इजीएस्ट होगा। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए तीसरी मेथड, अगर मैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन लेता हूँ, कौन सा वाला मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारी अभिलाषा क्या है कि पार्टिकल का टाइम निकालना है x इज इक्वल टू a/4 से वापिस से x इक्वल टू a/4 आने का मिनिमम। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज साइंस में घूम रहा है। मान लीजिएगा, सपोज कीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज साइंस में घूम रहा है।
अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, उसका एम्पलीट्यूड यानी रेडियस क्या है, ए है। अगर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन ये है और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये प्रोजेक्शन कितना है, लेट इट इज a/4, मीन्स व्हाट, द पार्टिकल इज एट व्हाट, x इज इक्वल टू a/4। अब जब ये पार्टिकल यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएगा तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से बोलो x इज इक्वल टू a/4 से x इज इक्वल टू a तक। फिर वो पार्टिकल तो कंटिन्यूसली घूम रहा है, वो वापस से घूमकर यहाँ पर पहुँचा तो क्या होगा, ये वापस यहाँ पर आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी SHM में उसका प्रोजेक्शन a/4 से a तक जाकर वापस से रिटर्न होता है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये थीटा भी होगा और ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पर अगर मुझे थीटा निकालना है, ये है a/4 और ये है a, तो याद करो बचपन की यादें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, a/4 अपॉन a, मतलब क्या 1/4। तो थीटा आ गया आपका cos इनवर्स 1/4। और आपको कितना एंगल घूमना है दोस्तों, 2 थीटा, और 2 थीटा एंगल घूमना है तो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, यानी टाइम कितना लगेगा, बोलो 2 थीटा बाय ओमेगा, यानी 2/ओमेगा cos इनवर्स 1/4। समझ में आया। तो फेज़र के लिए हमें जब भी किसी प्रॉब्लम में, SHM में बहुत IIT में आने वाले जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बहुत इजी हो जाते हैं इस मेथड से सॉल्व करके। इसको क्या है, आपको अपने हाथों से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी हो पाएगा। तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अलग अलग टाइप के है उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो पूछा जाता है, और मल्टीपल क्वेश्चन है, यानी कि SHM टफेस्ट टॉपिक्स में से है। जब आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपको अपनी ताकत पता पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और इसमें टाइम पीरियड निकालना अलग अलग, जैसे एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक स्प्रिंग एक वॉल से अटैच्ड है और ब्लॉक अपन ने रखा है और उसको डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया, उसका टाइम पीरियड निकाला। वो स्प्रिंग को हमने वर्टिकल रखा है और उसके साथ ब्लॉक अटैच कर दिया, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, उसका टाइम पीरियड निकाला। एक सिंपल पेंडुलम है, इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, उसका टाइम पीरियड निकालना, ठीक है। अगर एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है कहाँ पर, किसी लिक्विड पर, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, उसका टाइम पीरियड निकालना। एक रबड़ बैंड है, उसके बीच में एक ब्लॉक अटैच करके उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, उसका टाइम पीरियड निकालना, ठीक है। ये मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स है, एक फोर्स एंड टॉर्क मेथड और दूसरी एनर्जी मेथड। तो अभी मैं क्या सिखाने वाला हूँ, फोर्स एंड टॉर्क मेथड टू डिटरमाइन टाइम पीरियड, ओके। इसके अलावा दूसरी मेथड है, उसका नाम है एनर्जी मेथड, ठीक, एनर्जी मेथड। तो फोर्स एंड टॉर्क मेथड और एनर्जी मेथड, हर क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें किस समय हमें कौन सी मेथड को प्रीफर करना है, क्योंकि आगे आपको SHM विथ रोटेशनल मोशन आएगा, SHM विथ पुलिस आ जाएगा, पुलिस सिस्टम आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको कंपाउंड पेंडुलम आएगा, फिजिकल पेंडुलम आएगा, और उसके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड हम प्रीफर करेंगे वो भी है। आपको लगेगा तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बता सकता हूँ,
ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आप कहाँ पर कौन सी मेथड अप्लाई करना ज़्यादा बेटर होगा उसको समझिए और उसी को अप्लाई करिए, ठीक। अब फोर्स एंड टॉर्क मेथड, ठीक है, इसकी कुछ प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस है आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मीन्स मीन पोजीशन। व्हाट? आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मीन्स मीन पोजीशन। इसके साथ साथ में मैं एक एग्जांपल लेकर टाइम पीरियड निकाल ही देता हूँ, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमारा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर है, इसमें एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसमें कितने टर्न्स है 1 2 3 4 5, ये ब्लॉक अटैच्ड है, यहाँ पर स्प्रिंग अभी क्या है नेचुरल लेंथ में है, इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ठीक है। और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा, तो ये वाली पोजीशन जहाँ पर नेट फोर्स 0 है वो क्या होगी मीन पोजीशन होगी, वो क्या होगी मीन पोजीशन होगी। आया समझ में? हमें क्या करना है टाइम पीरियड निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसमें कौन सी मेथड सीख रहे हैं फोर्स मेथड, और फोर्स मेथड में मैंने क्या कहा आइडेंटिफाई मीन पोजीशन, मीन पोजीशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मीन पोजीशन आपको निकल गई, ठीक। दूसरा है डिस्प्लेस द बॉडी या पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो। यहाँ पे दोनों इक्वली लाइकली है, आप राइट भी डिस्प्लेस कर सकते हो, लेफ्ट भी डिस्प्लेस कर सकते हो। तो फिर वापस से मैं इज्जत से यहाँ पर कितने टर्न्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दोस्त x, डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे mg तो लगेगा ही, बदलेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, बदलेगा नहीं, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एक फोर्स इस ब्लॉक पे लगने लगा, वो फोर्स कौन सा है स्प्रिंग फोर्स। तो ये फोर्स किसके बराबर होगा k इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स आइडेंटिफाई करो। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या है, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या है स्प्रिंग फोर्स, एंड दैट इज k इंटू एक्स। वो फोर्स k इंटू एक्स, इस फोर्स को अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स नाम देता हूँ तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा दे। यहाँ पर बोलूँगा ऑलवेज पुट नेगेटिव साइन, या आप अपनी तरफ से रखिए। क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा कि वो फोर्स क्या कर रहा है, वो फोर्स ब्लॉक को अपनी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज दिस फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर ये फोर्स क्या कर रहा है एक्स को डिक्रीज कर रहा है, एक्स को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा d2x बाय dt स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा माइनस kx। m का डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन, पहली प्रोसेस है आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, दूसरी है डिस्टर्ब द ब्लॉक फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर उस पर फोर्स निकाला। यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको रखना चाहिए। फिर उसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको नेक्स्ट डे वी विल गेट व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यहाँ पर हमने क्या मिला डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया।
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बोस, d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। या यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। बस एक्सेलरेशन जब प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम क्या बोलते हैं, मजा आ गया, क्योंकि एसएचएम में ये होता है ना। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, है ना। क्या बोल सकते हैं, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई दोस्त, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाय ओमेगा है, यानी कि अब 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो ये डन आंसर आ गया। तो दिस इज द वे जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए पहली मेथड है फोर्स और टॉर्क मेथड, है ना। अब फोर्स और टॉर्क मेथड में आपको मैंने प्रोसीजर तो बता दिया, ओनली 3 स्टेप में अपना आंसर आ गया कि मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद डिस्टर्ब करो, है ना। डिस्टर्ब करने के बाद में फोर्स देखो ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है, और वो फोर्स जो है वो क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आता है तो मज़ा आ गया, ठीक है। या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन सकती है, ये दोनों है। अब इसके बाद में अगर हम इसी क्वेश्चन की एनर्जी मेथड भी देखते हैं तो 1 मिनट में काम हो जाएगा, है ना। इसी क्वेश्चन की एनर्जी मेथड देखते हैं। तो एनर्जी मेथड, ओके, एनर्जी मेथड में भी पहला है क्या, आइडेंटिफाई मीन पोजीशन, ठीक है। तो जैसे अभी यहां पर था क्वेश्चन, ये मीन पोजीशन थी, ओके, आइडेंटिफाई मीन पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे, है ना। तो ब्लॉक को डिस्प्लेस करके हम यहाँ पर लेकर आ गए, कितना डिस्प्लेस करा आपने, x, ओके। ध्यान से समझना, है ना। दूसरी है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन। ऑब्जेक्ट की क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़कर आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैंने ब्लॉक को बाजू में ले गया, है ना, यहाँ पे ब्लॉक क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a पर ऑसिलेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी v है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और दूसरा, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना है, x है, तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसकी है बेटा, ब्लॉक की। पोटेंशियल एनर्जी किसकी है बेटा, स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके अलावा और कोई एनर्जी है, नहीं है, क्योंकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ऑसिलेशन कर रहा है, तो कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, चेंज नहीं होगा उसमें। इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। आपको एनर्जी मेथड में ये सिखाया था कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, बस ये दोनों निकालना। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें एनर्जीज जो है वो और केयर करना पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जीज दिखेगी। आया समझ में। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाली। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दीजिए। चलो, हाफ एम तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का क्या होगा बोस, 2v इंटू डी वी बाई डी टी।
प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और फिर x का dx बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 डिशुम डिशुम है ना। dx बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी कॉमन आ गया, इधर क्या बचा m, ये वेलोसिटी बाहर आ गया, इट इज व्हाट d2x बाई डी टी स्क्वायर या a प्लस k इंटू एक्स इक्वल टू 0। v 0 के बराबर नहीं है बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट पोजीशन, तो v नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसमें m का डिवाइड कर दोगे तो ये क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों ने दोनों मेथड समझी, है ना। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, जो फोर्स एंड टॉर्क मेथड है उसका एक दूसरा नाम क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड, और दूसरी एनर्जी मेथड। ठीक, अब उसके बाद में मैं वापस से एक और क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ, और ये जनरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं फाइंड कर रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, आगे समझ में। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर अपने को निकालना है तो यहाँ पर एग्जैक्टली पेंडुलम का मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। पेंडुलम का मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो इसलिए वहाँ पर फोर्स वाली मेथड नहीं आएगी, काय की आएगी टॉर्क की। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली मेथड नहीं आएगी, काय की मेथड आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये क्या है एक सिंपल पेंडुलम। ओके, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसको हम L बोलेंगे। ये क्या कहलाता है एक बॉब, ये हेवी पॉइंट मास होता है, इसका मास है m। ओके, पहली बात क्या थी याद करो, आइडेंटिफाई मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन कौन सी होगी, ये यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा mg नीचे, टेंशन क्या लगेगा ऊपर, तो ये क्या हो गई बॉस मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ गया। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करो फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। ये कौन सी मेथड है, टॉर्क मेथड या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो उस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग T टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। दो फोर्स लग रहे हैं, ये पहला हो गया। दूसरा डिस्प्लेस द बॉडी या पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट को मैंने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, कितने एंगल से डिस्प्लेस करा, वेरी स्मॉल एंगल्स। आया समझ में, ये एंगल लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, ज़्यादा के लिए वो SHM नहीं होता। तो हमने बाजू में ले गए किसको, ऑब्जेक्ट को, कहाँ से, मीन पोजीशन से। अब उसके बाद में सारी कायनात क्या करती है, इसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। कौन कर रहा है इसको, T कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि T कहाँ लग रहा है, इधर। वेट के कंपोनेंट होंगे बेटा, वन इज दिस mg cos थीटा एंड सेकंड इज दिस mg sin थीटा। अब यहाँ पर हम फोर्स नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टॉर्क। तो यहाँ पे निकालेंगे टॉर्क, है ना, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। तो टॉर्क किसके अबाउट, अबाउट O, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट निकाल रहा हूँ। तो टॉर्क mg cos थीटा के कारण नहीं क्रिएट हो रहा है, किसके कारण क्रिएट हो रहा है, mg sin थीटा के कारण। और ये
टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा अबाउट o, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसके परपेंडिकुलर, ये फोर्स कितना है, फोर्स कितना है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है l, ठीक है। ऑलवेज पुट नेगेटिव साइन, क्यों, बिकॉज दिस टॉर्क ट्राइज टू रिड्यूस थीटा, है ना, और ये टॉर्क क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। आई की वैल्यू इस बॉडी की अबाउट दिस क्या होगी, एम एल स्क्वायर, और थीटा अगर स्मॉल है एंड मेजर कर रहे हैं हम लोग काय में, रेडियन में, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा, एम ने एम को, एल ने एल को चाटा मारा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जी बाई एल थीटा। फिर वही बात कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मोशन क्या होगा, एस एच एम होगा, क्यों, वापिस से बोल रहा हूँ, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, जी बाय एल। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो दिस इज द टाइम पीरियड, 1 सेकंड लगेगा पूरा रिपीट करने में, है ना, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है ना। यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम को जब हम डिस्प्लेस कराते हैं बाय स्मॉल एंगल, मैंने कहा कि लार्ज एंगल के लिए एसएचएम नहीं है, स्मॉल एंगल डिस्प्लेस कराया मीन पोजीशन से, उस समय कौन से फोर्सेस इसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेट का एक कंपोनेंट। तो वेट का कंपोनेंट क्या है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा के कारण जो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो किसके बराबर आया, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। अब जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर है ना, साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो मज़ा आ गया, क्यों, क्योंकि उसमें थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, और टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक। अभी अपन ने पहली मेथड से इसको फाइंड आउट करा, वो मेथड क्या थी, टॉर्क मेथड, करेक्ट। दूसरी मेथड है इसी में एनर्जी मेथड, ठीक है। अब अगर मुझे एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है किसका, किसी सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, तो क्या करूँगा, ठीक, वही बात, मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाओ, बाजू में ले जाओ, है ना, वो ऑसिलेशन करते हुए किसी एक पोजीशन पर उसकी क्या निकालो, टोटल एनर्जी निकालो। आपको क्या सिखाया, फाइंड टोटल एनर्जी एक्सेप्ट मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हमारा पेंडुलम जो है ना वो ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, थीटा नॉट है, थीटा नॉट का मतलब क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट का मतलब क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड। अब ये किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अब इस पोजीशन पे निकालो बॉस टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर इस पोजीशन पे कैसे फाइंड आउट करूँगा, इसको मैंने ले लिया रेफरेंस लाइन, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। ऑब्जेक्ट का है दोस्त, एम मास का ऑब्जेक्ट का है यहाँ पर,
तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, ये कितना नीचे है, एल कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चिल्लाकर बोलो, माइनस एम जी एल कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी ले सकते हैं, है ना। मैं हाफ एम वी स्क्वायर के बजाय यहाँ पर इस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सपोज कर रहा हूँ। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, वो ले रहा हूँ। तो दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और ये ओमेगा वो ओमेगा नहीं है जो अभी हर बार मैं लेकर आ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर आता है, वो नहीं है। दोनों को सेम सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। या इसको मैं अलग से डिनोट कर देता हूँ, ओमेगा 1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक। इस समय एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 1। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको तो क्या होगा, माइनस एम जी एल कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा बाय डी टी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा 1 इंटू डी ओमेगा 1 बाय डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। ओमेगा 1 क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, और डी ओमेगा 1 बाय डी टी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, ओके। तो यहाँ पर एंड डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा 1, डी थीटा बाय डी टी इज वॉट, ओमेगा 1। तो देखो ये कॉमन आ गया, ये ओमेगा 1 कॉमन आ गया, है ना। उसके बाद में क्या मिला, एम जी एल साइन थीटा इज थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा 1 कॉमन है, ये कॉमन आ गया। आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा 1 बाय डी टी, यानी क्या आएगा, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, या एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक। अब आप क्या लिख सकते हो, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को इक्वेट करेंगे 0 से, इज इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर थीटा, एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, मीन्स डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल थीटा। फिर वापिस से एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी बाय एल, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, है ना। तो ये एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड निकालना होता है। अधिकतर क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रीफर ये करूँगा कि आपको एक ही मेथड से बताऊँ जो उस समय बेस्ट होगी, और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, उसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूँगा, ठीक है। यस, तो आप लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो निकाला, दोनों मेथड से निकाला, डिस्प्लेसमेंट मेथड से यानी टॉर्क मेथड से, और एनर्जी मेथड से यानी कि किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम निकाल कर। टाइम पीरियड किसके बराबर आया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब उसके बाद में एक हल्कट सी चीज़ आती है जो बहुत कम काम में आती है, लेकिन कभी आई तो तुम लोग कर पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और उसको बोल रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, द मीनिंग ऑफ सेकंड पेंडुलम इज व्हाट, क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड्स, इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। 2 ने 2 को चाटा मारा। बचपन से पता होगा
रूट जी इज इक्वल टू क्या होता है पाई अप्रॉक्सीमेटली। तो ये रूट जी ने पाई को निपटा दिया, तो रूट एल इज इक्वल टू क्या आया 1, यानी एल इज इक्वल टू क्या आएगा 1 मीटर। तो अगर तुम एक पेंडुलम लोगे जिसकी लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा 2 सेकंड। उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा 2 सेकंड। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो अपना नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम whose length is comparable with radius of earth। ठीक है, आपको क्या सिखाया मैंने, सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड है और उसकी लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर है। लेकिन तू इमेजिन कर एक पेंडुलम की जिसकी लेंथ जो है वो 6000 किलोमीटर है। एक पेंडुलम को इमेजिन कर, है ना, बहुत ऊपर जाकर वो सस्पेंडेड कराएंगे और उसका लेंथ कितना होगा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में उसकी रेडियस कैपिटल आर हो सकती है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर। आया समझ में? तो मस्त एक चीज़ आ रही है और वो क्या चीज़ है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम हुज लेंथ इज कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ अर्थ। थोड़ी सी देर में इसका डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में शुरू करता हूँ एक बार वापस से, है ना। छोटू मोटू टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, है ना। लेकिन एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ क्या हो कंपेरेबल हो विथ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बनी हमारी प्यारी धरती माँ, है ना। और ये धरती माँ स्माइल करती हुई, है ना। इसकी रेडियस क्या है बॉस R। ये एक पेंडुलम हो गया, ये पेंडुलम की लेंथ है L। ये पेंडुलम की क्या हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेट कहाँ से जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ। अब मैं इसको ले जाता हूँ बाजू में, यानी इसको डिस्टर्ब कराता हूँ। ध्यान से समझना, ये मैं इसको ले गया बाजू में, कितना एंगल डिस्प्लेस कराया थीटा। इसके बाद में जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा ऑसिलेशन करता रहेगा। अब यहाँ पर टेंशन इधर लगेगा, वेट कहाँ लगेगा, वेरी गुड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। भावनाओं में बह गए, वर्टिकली डाउनवर्ड मत बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ लगेगा वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये हुआ हमारा वेट mg, करेक्ट। अब यहाँ पर इसको मैंने थीटा एंगल से डिस्प्लेस कराया, ये एंगल आ गया फाई। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या होगा, किसी ट्रायंगल में, ये बड़ा सा ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों इंटीरियर एंगल से और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा प्लस फाई। ओके, तो वेट का ये कंपोनेंट क्या आएगा mg cos थीटा प्लस फाई। कंसेप्ट मेथड कौन सी वाली लगा रहा हूँ, टॉर्क वाली। तो यहाँ पर वेट के कारण इसके अबाउट टॉर्क, तो टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ। यहाँ पर mg का ये कंपोनेंट टॉर्क नहीं क्रिएट करेगा, mg का ये वाला कंपोनेंट टॉर्क क्रिएट करेगा, वो होगा mg साइन थीटा प्लस फाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। ये हो गया टॉर्क। एंड सिंस इट इज रीस्टोरिंग तो ऑलवेज पुट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर बट नेचुरल है कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराएंगे तो वो वापस से रिटर्न होगा।
अब ऑब्जेक्ट को कितना एंगल डिस्प्लेस कराया है, थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, d2 थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल। यहाँ पर एक और कंसेप्ट लगा दीजिए, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्विवेलेंट टू थीटा प्लस फाई। क्यों, बिकॉज दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो याद आएगा थीटा प्लस फाई। ओके, अभी भी जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। एंगुलर अबे तूने थीटा एंगल स्विंग करा था ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। आई की जगह क्या लिखेगा, एम एल स्क्वायर इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल। यहाँ से थीटा कॉमन निकाल ले, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस फाइव बाई थीटा। एम से एम, एल से एल कैंसिल, है ना। थीटा एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की आर्क, इस आर्क को मैं बता देता हूँ वाई से। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन लेंथ वाई बाई एन। फाई किसके बराबर होगा, दिस एंगल इज फाई, इट इज अगेन आर्क यानी वाई अपॉन आर। करेक्ट, ठीक। एल को नीचे लिया आओ, तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस फाइव बाई थीटा, यानी क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर। ठीक है, इंटू थीटा। अब बोल सकते हैं मजा आ गया, क्यों, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू क्या होगी बॉस, ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, जी इंटू 1 प्लस एल बाय आर। ठीक है, एक अपॉन में एल और आएगा ना, ये एल, ये एल, अब सही है, ये इधर का डिनोमिनेटर में आना था। करेक्ट, ओके। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल, न्यूमरेटर में से एल कॉमन निकाल लो, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। इस तो t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ जी इंटू 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। ये है टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड से 3 कंडीशंस मिलती है, ध्यान से समझना, बहुत इजी था यहाँ तक, है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ठीक, इसमें पहली कंडीशन है, अगर एल बहुत बहुत छोटा होगा आर से, ठीक है, तो 1 अपॉन एल बड़ा होगा, और 1 अपॉन आर क्या होगा, 1 अपॉन एल के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते। ठीक है, अगर एल बहुत बहुत छोटा होगा आर से, तो यहाँ पर 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 1 अपॉन एल। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई, ये एल उचक कर ऊपर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। यही था आपका टाइम पीरियड। दूसरी कंडीशन, अगर एल इज इक्विवेलेंट टू आर होता है, एल इज इक्विवेलेंट टू आर होता है, तो क्या है, ये तो कोई खास बात नहीं है, t इज इक्वल टू 2 पाई 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, यानी कितना, 2 बाय आर। तो आर उचक कर ऊपर पहुंच जाएगा, आर बाय 2g, ये टाइम पीरियड आता है। एंड तीसरी केस, अगर आर बहुत बहुत छोटा है एल से, यानी यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या है, लगभग
10 R से ज़्यादा है, 10 टाइम्स R से ज़्यादा है ना? आया समझ में? तो उस केस में 1/L प्लस 1/R इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा? 1/R, क्योंकि 1/L निग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू 1/R। तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/R, वो ऊपर पहुंच जाएगा R/G, और T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R/G बहुत बार आता है ना, और वो वैल्यू होती है 84.6 मिनट। क्या होती है? 84.6 मिनट। तो ये कंसेप्ट था टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ अर्थ। यानी बहुत बड़ा पेंडुलम अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या निकलेंगे? डेरिवेशन के साथ साथ में बायो वालों क्या करना पड़ेगा बताओ बेटा? ये फार्मूला ध्यान रखो, है ना? ठीक। अब वापिस से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेकिन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे अगर मान लो कि एक ट्रॉली है, ओके, ये ट्रॉली में एक बॉब सस्पेंडेड है किसी स्ट्रिंग से, ये ट्रॉली ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए, तो इसका SHM विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होगा। इसका SHM किसके विथ रेस्पेक्ट टू होगा? ट्रॉली फ्रेम से ही होगा। और ट्रॉली फ्रेम में ये ऑसिलेशंस करेगा, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G इफेक्टिव। क्या होता है फार्मूला? L/G इफेक्टिव। अब यहाँ पर फोर्सेस कितने लग रहे हैं? वेट mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। जब हम यहाँ से देख रहे हैं इस फ्रेम से, तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा m, ओके। तो टेंशन, ये टेंशन है बेटा, हाँ, वो टाइम पीरियड नहीं। टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? mg प्लस ma, यानी m इंटू g प्लस a, इसको ही बोलते हैं g इफेक्टिव। तो उस केस में टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G प्लस। अब इसमें ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि पेंडुलम या ये कैबिन जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, SHM इसके ही ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G माइनस ए। कंडीशन है कि A इज़ लेस देन G, कंडीशन है कि A इज़ लेस देन G, ठीक। फिर उसके बाद में तीसरी केस, जरूरी नहीं है कि वर्टिकली अपवर्ड ही ए एक्सेलरेशन से जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड ही ए एक्सेलरेशन से जाए। अगर मान लो कि कोई कैबिन है, उसमें अगर मोशन जो हो रहा है वो अलोंग x एक्सिस विथ एक्सेलरेशन ax हो रहा है, अलोंग y एक्सिस विथ एक्सेलरेशन ay हो रहा है, ठीक है। ये चलिए 1 बाय 1 ही कर दें। ये कहाँ जा रहा है? अलोंग x एक्सिस ही जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ax, इतना ही करते है ना। फिर उसके बाद बढ़ा दूंगा, एक स्टेप ही और बढ़ेगी। अब बाबू मोशाय, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस केबिन के फ्रेम से ही SHM दिखेगा। जब हम केबिन की फ्रेम से देखेंगे तो यहाँ पर इस पर 2 फोर्सेस लगेंगे, 3 फोर्सेस लगेंगे ऐसे। पहला फोर्स क्या? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा फोर्स क्या? टेंशन, और तीसरा फोर्स क्या? स्यूडो फोर्स max। ये है हमारा प्यारा पसूडो फोर्स। अब जो mg और max है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके एंटी पैरेलल t लगेगा, और वो पोजीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो पोजीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसा क्वेश्चन मैं वर्क एनर्जी पावर में एक बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैंने ये दिया था कि ये कैबिन को हम ए एक्सेलरेशन से सडनली मूव कराते हैं
तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और स्लोली ग्रेजुअली एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अभी यहाँ पर mg और max का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये आ गया, ये एंगल है थीटा। तो ये थीटा वाली पोजीशन क्या होगी, ये थीटा इक्वल टू थीटा वाली पोजीशन क्या होगी, मीन पोजीशन। और बेटा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी कितना, max अपॉन mg, ये होगा टेन थीटा। ठीक, g इफेक्टिव, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स या इस पोजीशन में T इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर। ये टेंशन है बेटा, तो इसका मतलब g इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव। g इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह ax लिखना ही पड़ेगा अपने को, लिख देते हैं। तो टाइम पीरियड कितना आया दोस्त, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, एंड कंसेप्चुअल बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से लास्ट चीज, फिर मैं 2 प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, और वो यह है कि अगर एक कैबिन एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सेलरेशन से और वाई डायरेक्शन में ए वाई एक्सेलरेशन से जाता है तो टाइम पीरियड क्या होता है ना। उस केस में हम जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक कोई पोजीशन होगी, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, उस समय फोर्स mg नीचे लगेगा, एक और स्यूडो फोर्स may भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, एक स्यूडो फोर्स max इधर लगेगा। ओके, उसके बाद में g इफेक्टिव अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो भी बोल सकते हैं, क्या, ax और g प्लस ay इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस g प्लस ay का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन इन द ब्रैकेट g प्लस ay का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स हुए। अब इस पे बेस 2 क्वेश्चन देकर आज की कहानी ख़त्म करता हूँ। ठीक, आपने सीख लिया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अटेम्प्ट करो। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर एक ट्रॉली है, ओके, और ये स्मूथ है। स्मूथ है इसका मतलब क्या है, ये ट्रॉली विथ एक्सेलरेशन g साइन थीटा नीचे आ, यहाँ पर एक बॉब सस्पेंडेड है, इसकी लेंथ है l, स्ट्रिंग की लेंथ है l। तो आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अभी जो मैंने क्वेश्चंस बनाए थे उसमें मैंने बहुत इजी वे में एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस लिए थे, है ना। किसके, कैबिन के। यहाँ पर कैबिन का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा इधर है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे वो देखना है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है कैपिटल R, और इसके अंदर है एक कार, और ये कार में एक बॉब सस्पेंडेड है L लेंथ का, एंड कार जो है वो परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन विथ वेलोसिटी v, है ना। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, L है। आप जैसे 8 रास्ता चौक में कार घुमा रहे हो, है ना,
और वहाँ पर एक जो बॉब सस्पेंडेड होगा रूफ से, है ना, वहाँ पर वो ऑसिलेशन करेगा, उसकी मीन पोजीशन यहाँ पर कहीं पर होगी और इसके अबाउट वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, कितनी वेलोसिटी है कार की, यूनिफॉर्म स्पीड है v, किस पाथ में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दूंगा, तो कार जब सर्कुलर पाथ में टर्न लेती है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। इसको कंसीडर करके आपको सॉल्व करना है। वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा ना, इसलिए इसकी मीन पोजीशन ये नहीं होगी, वर्टिकल नहीं होगी, वो क्या होगी, एसी वाली होगी, और उसमें वो इसके अबाउट ऐसे 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 एसएचएम करेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस के लिए ट्राई करो। नेक्स्ट क्लासेस में अपन स्प्रिंग के क्वेश्चन शुरू करेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कंसेप्ट एंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।